लेकिन देखते ही देखते वो चीख एक सुकून के बदल गई। खुशी ने दर्द से अपने नाखून आरुष के कंधे में धंसा दिए जो हद से ज्यादा सड्यूसिंग थी। लेकिन ये सब यही तक सीमित नहीं था। उन दोनों को यूं एक दूसरे में समाये एक शख्स देख रहा था। कैमरे की मदद से कमरे के कुछ फ्लावर पॉट्स थे, उन्हीं फ्लावर पॉट्स में एक छोटा सा कैमरा छिपा था और उसी कैमरे के का मदद से वो ये सब देख रहा था जिसके बारे में आरुष को भी पता नहीं था। ऐसे ही शाम हुई। बिना का ऑडिशन हो चुका था लेकिन रिजल्ट एक हफ्ता बाद आना था। बिना के दिल में एक डर था कि वो पास होगी या ना। ऐसे ही सुबह हो गई। अभी जाकर आराधना जी का होश आया था। उनके होश में आते ही विवान सबसे पहले उनके गले लगा और कहने लगा, एक बार फिर अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। आराधना जी और बाकी घर वालों ने पहली बार विवान को इतना परेशान देखा था। वही आराधना जी जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट के साथ बोली, अच्छा ठीक है बाबा, और तुम लोग आ क्यों गए? हम बिल्कुल ठीक है। नहीं हो तुम ठीक? काम्या जी ने सख्ती से आराधना जी की ओर घूरते हुए कहा। तो आराधना जी कुछ नहीं बोली। तभी रूहानी आराधना जी के लिए नाश्ता लेकर आई। विवान ने प्लेट अपने हाथ में है और आराधना जी को खिलाने लगा। आराधना जी भी खाए जा रही थी। विवान रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, आज से तुम ऑफिस ज्वाइन करो। अगर ऐसे ही चलता रहा था तो रायचंद इंडस्ट्रीज एक दिन सड़क में होगा, समझी? विवान की बात सुनकर रूहानी ने बुरा सा मुंह बना लिया तो विवान मुस्कुराने लगा। तभी वहां तन्वी और तरंग भी आ टपके। रूहानी ने तन्वी को खींचते हुए कहा, चल ऑफिस जाना है जल्दी। ओह या बिना ब्रेक की फास्ट मशीन रुकेगी थोड़ा सा? तन्वी ने रूहानी को घूरते हुए कहा। तो रूहानी फिर से उसे ले जाते हुए बोली, नहीं बस चल तो चल, इतना बोल रूहानी खींचकर तन्वी को ले आई। उसकी इस हरकत पर सभी लोग हंसने लगे। वही तन्वी भी रूहानी के सामने हार मानकर रेडी होने चली गई। रूहानी भी रीड ये हो गई। दोनों डिनिंग एरिया में आए तो उन्होंने देखा सब पहले से ही वहां मौजूद है। सबने नाश्ता किया। फिर विवान अपने ऑफिस, तरंग अपने ऑफिस, रूहानी और तन्वी अपने ऑफिस के लिए निकल पड़े। रूहानी और तन्वी दोनों बातें करते करते जा रही थी। रूहानी तन्वी को छेड़ते हुए बोली, तब क्या क्या किया जीजाजी के साथ? इस पर तन्वी झेप गई लेकिन वो तरंग के साथ बिताए हर एक पल को अपनी आंखें बंद कर महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर सुकून था जिसे देखकर रूहानी के चेहरे पर भी सुकून की लकीरें खिंच गई। तभी रूहानी ने सॉन्ग प्ले किया। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ? हा 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 हा। मेरी नज़र का सफ़र तुझ पे ही आके रुके। कहने को बाकी है क्या कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें हैं तेरी निगाहों की, तुझे खबर क्या बेखबर मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ? हा 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 हा। तू जो मुझे आ मिला, सपने हुए सरफिरे होंठों में आते नहीं उड़ते हैं लम्हे मेरे। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेकदर जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ? हा 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 हा। फीलिंग से भरपूर सॉन्ग को सुनते सुनते दोनों ऑफिस जा रहे थे। एक सॉन्ग खत्म हुआ तो दूसरा प्ले हुआ। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे सा गाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब कई दिन है, सोना और चांदी रात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। चाहतों का मज़ा फासलों में नहीं आ छुपा, लून तुम्हें हौसलों में कहीं सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को। ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज़ होती है नहीं। मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई, तुम जो आए जिंदगी।
जिंदगी बेवफा है ये माना, मगर छोड़कर राह में जाओगे तुम अगर, छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुम्हें, सूना होगा ना ये। दो दिलों का नगर रौनके हैं दिल के दर पे, धड़कने हैं सुरमई मेरी किस्मत भी तुम्हारे, साथ बन गई तुम जो आए जिंदगी। ऐसा मैं सौदाई हुआ, धड़कने भी अपनी तो लगती हैं तेरी, आहटें मांगी ना खुदाई मैंने, मांगा ना ज़माना भी मांग ली है तेरी चाहते, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज़ होती है नई, मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई तुम जो आए ज़िंदगी। तेरे बिना फीकी सी थी मेरी जिंदगानी, ये तेरे संग मीठी हो गई आता जाता, खुशियों के मैं गले लग जाता हूँ, दुनिया भी लगती है नई, रौनके हैं दिल के दर पे, धड़कने हैं सुरमई मेरी किस्मत भी तुम्हारे, साथ बन गई तुम जो आए जिंदगी। दोनों सॉन्ग का आनंद लेते लेते ऑफिस पहुंची और अपने अपने केबिन में चली गई रूहानी के पास, तभी रणविजय की कॉल आ गई। रूहानी में कॉल पिक किया। लो मैम, हमें आपसे मिलना है, रणविजय ने थोड़ा हड़बड़ाई आवाज में कहा। क्यों, कुछ खास है क्या? तो रूहानी बोल पड़ती है। फिर रणविजय बोला, यस मैम, इम्पोर्टेंट है, शाम में हमारे ऑफिस आ जाइए आप, हम वही बात करते हैं, रूहानी ने कहा। तो रणविजय ने भी हाँ बोल दिया। उसके बाद रूहानी काम में लग गई। इधर विवान जो किसी से कॉल पे बातें कर रहा था, मैं आज है स्विट्जरलैंड आ रहा हूँ, इतना बोल विवन ने कॉल कट कर दिया। वही उसने फिर से माहिर को कॉल किया, जेट रेडी करो, स्विट्जरलैंड जाना है अभी इसी वक्त। सर, माहिर ने कहा। फिर कॉल कट हो गया। विवान वही अपने केबिन के चेयर में बैठ गया। वो अभी काफी गहरी सोच में डूबा था। मैं किसी भी कीमत पर रूहानी को ये सच नहीं पता चलने दे सकता हूँ। इस सच को जानकर वो पूरी तरह से टूट जाएगी। मैं अब इस जड़ को ही मिटा दूंगा, ना रहेगी बास, बजेगी बांसुरी। ऐसे ही शाम हो गई। शाम को रणविजय रूहानी के ऑफिस आया। वो रूहानी के केबिन में बैठा था, रूहानी भी वही अपने केबिन में थी। रूहानी बोली, क्या हुआ है? कावेरी ओबरॉय के बारे में कुछ पता चला? यस मैम, उनका मर्डर हुआ 2 दिन पहले, रणविजय ने थोड़ा धीमी आवाज में कहा, जिसे सुन रूहानी चौंक उठी। क्या? पूर्ण विराम। जी मैम, और अब किसी भी कीमत पर कातिलों का पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक वही थी जिन्हें सब कुछ मालूम था। हमें कुछ करना होगा, ऐसा नहीं सकता है। रूहानी काफी परेशान हो चुकी थी कावेरी ओबरॉय की मौत के बारे में जानकर। वही रणविजय को अभी वहां रुकना ठीक नहीं लगा और वो भी वहां से चला गया। वही रूहानी डेस्क में अपना सर अदाए थी, उसे रोना आ रहा था, उसके सारे किए पे पानी जो फिर गया था। वही तभी तन्वी रूहानी के केबिन में आई। उसने देखा रूहानी अपना सर डेस्क से अदाए बैठी थी। रूहानी को ऐसे देख तन्वी उसके पास गई और उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए बोलो, व्हाट हैपेंड रूही? तन्वी की आवाज सुन रूहानी अपना सर उठाती है और तन्वी की तरफ देखते हुए नम आंखों से बोली, सब खत्म हो गया, सब कुछ, कावेरी ओबरॉय की मौत हो गई, मौत। तन्वी भी रूहानी की बात सुन एक पल के लिए एक झटका सा लगा। व्हाट, पर कैसे? तन्वी ने कहा। तन्वी की बात सुन रूहानी खड़ी हुई और तन्वी के गले लगते हुए बोली, कावेरी ओबरॉय की मौत हो गई है और हमें उनके सिवा और कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जानता मॉम डैड के गुनहगारों के बारे में। रूहानी बोल रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वही हाल तन्वी का भी था। वो बोली, कैसे उनकी डेथ हुई? कुछ तो पता चला होगा ना? मर्डर से, किसी ने उनका मर्डर किया है, रूहानी ने सन पड़ते हुए कहा। तो तन्वी बोल पड़ी, क्या मर्डर से? किसने किया उनका मर्डर? नहीं पता। दोनों बहनें काफी परेशान थी, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी? हाथ पर हाथ धरे सिवा दोनों घर चली आई। घर आने में आज उन्हें काफी लेट हो गया, लेकिन रूहानी ने फिर भी विवान को घर पर ना पाकर उसे कॉल मिलाया तो विवान ने कोई पिक किया। कहाँ हो? रूहानी ने सवाल करते हुए कहा। स्विट्जरलैंड आया हूँ काम से, विवान बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला। वॉच पर क्यों? रूहानी ने हैरानी से कहा। बहुत जरूरी काम था, आकर बताऊंगा, अभी रखता हूँ, इतना बोल विवान ने कॉल कट कर दिया। वही रूहानी का दिमाग पहले से तो गर्म था ही, लेकिन अब पूरे और 7वें आसमान पर चढ़ चुका था।
वो फ्रेश होकर डिनर करके बेसुध सी बेड में लेट गई। कब उसकी आंख लगी उसे खुद पता नहीं चला। ऐसी ही सुबह हो गई। सुबह उठते के साथ उसने सबसे से पहले विवान को कॉल किया। विवान को तो उधर से विवान ने कहा, हेलो स्वीट हार्ट। विवान की बात सुन रूहानी ने तड़पती फड़कती आवाज में कहा, वहाट स्वीट हार्ट, एक तो चले गए हो और ड्रामा कर रहे हो। एक बार बताना कर भी जाना जरूरी नहीं समझा? ऐसी बात नहीं है, इम्पोर्टेंट था, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, विवान ने कहा। मुझसे भी ज्यादा, रूहानी ने गुस्सा जताते हुए कहा। तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सच कह रहा हूँ ये था इम्पोर्टेंट। विवान रूहानी को समझाने की कोशिश में लगा था। उसने रूहानी को समझाते हुए कहा तो रूहानी ने कॉल कट कर दिया। उधर से विवान ने लगभग 5-6 बार कॉल किया, लेकिन रूहानी ने कॉल पिक नहीं किया। वो उठकर वॉशरूम फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर उसने नाश्ता किया और फिर वापस तन्वी के साथ ऑफिस चली गई। इधर विवान स्विट्जरलैंड में अपने उसी हेल हाउस में था जहां वो लोगों को नर्क यात्रा कराता था। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, वो और कोई नहीं बल्कि कावेरी ओबरॉय थी। वो मरी नहीं थी, बस उसके मरने की खबर बाहर फैल चुकी थी। विवान ने सीधा उनके दिमाग पर बंदूक तानते हुए बोला, एक मौका दिया आपको, अब नहीं दूंगा। वही कावेरी जी ने विवान की बात सुन फीकी हंसी हंसते हुए बोली, अरे तुम क्या मुझे मौका दे रहे हो? मौका तो मैं तुम्हें दे रही हूँ। कावेरी ओबरॉय की बात पर विवान ने सीधे उनके माथे पर 4-5 बंदूक की गोलियां उतार दी, जिसे वो एक ही पल में उसी जमीन पर सी लाश बनकर पड़ी थी जिस जमीन पर वो अभी खड़ी थी। विवान ने खुद की बुआ को गोली मारा था। उसका मन बेचैन हो रहा था, लेकिन वह इसके सिवा और कुछ कर भी क्या सकता था? उसने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की थी, पर उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए जिसके लिए वो किसी की भी जान ले सकती हैं। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। विवान ने सीधा उनके दिमाग पर बंदूक तानते हुए बोला, एक मौका दिया आपको, अब नहीं दूंगा। वही कावेरी जी ने विवान की बात सुन फीकी हंसी हंसते हुए बोली, अरे तुम क्या मुझे मौका दे रहे हो? मौका तो मैं तुम्हें दे रही हूँ। कावेरी ओबरॉय की बात पर विवान ने सीधे उनके माथे पर 4-5 बंदूक की गोलियां उतार दी, जिसे वो एक ही पल में उसी जमीन पर सी लाश बनकर पड़ी थी जिस जमीन पर वो अभी खड़ी थी। विवान ने खुद की बुआ को गोली मारा था। उसका मन बेचैन हो रहा था, लेकिन वह इसके सिवा और कुछ कर भी क्या सकता था? उसने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की थी, पर उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए जिसके लिए वो किसी की भी जान ले सकती हैं। लेकिन आज उन्होंने खुद की जान गंवा दी। कहते ना जान जाए तो जाए, पर दौलत ना जाए। अभी वही हुआ था, जान तो चली गई, दौलत भी तो नहीं आई। उन्हें बंदूकें मारकर विवान वापस से अपने विला पहुंच गया। उसने माहिर को जेट रेडी करने को कहा। वह अभी के अभी दिल्ली निकलने वाला था। थोड़ी ही देर में वो अपने रॉयल जेट से दिल्ली के लिए निकल गया। ऐसे ही शाम हो गई। शाम के 4 बज गए। उसी वक्त 3 घंटे 30 मिनट के लंबे उड़न के बाद वो दिल्ली पहुंचा और वो सीधा अपनी कार से रूहानी के ऑफिस आ गया। वो ऑफिस के अंदर गया तो सभी की निगाहें उसी पर टिकसी गई। उसके पीछे उसके 4 बॉडीगार्ड्स भी थे। सभी लोग हैरान थे कि आखिर विवान ओबरॉय यहाँ क्यों आया है। कुछ लड़कियां तो विवान की हॉटनेस देख वहीं पे मरने वाली थी। या क्या हॉटनेस है। विवान ने अभी ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स, ब्लैक शूज पहना था, जिसमें वो किसी आग से कम नहीं लग रहा था। विवान सीधा रूहानी के केबिन में चला गया और उसके गार्ड्स बाहर ही रहे। वही केबिन में विवान को अचानक देख के रूहानी बोल पड़ी, तुम यहाँ कैसे? सुबह तो स्विट्जरलैंड में थे, अभी यहाँ हूँ तुम्हारे सामने। विवान ने हल्का सा मुस्कराते हुए कहा। तो रूहानी बोली, वो हम भी देख सकते हैं, तुम कहाँ हो? रूहानी ने रुड होते हुए कहा। रूहानी की रुड आवाज सुन विवान ने सीधा उसे गले लगा लिया और कहा, डॉल समझो यार। हमम, रूहानी ने कहा। क्या हमम? आ बोलो, विवान ने कहा। तो रूहानी बोल पड़ती है, चलो घर चले। ठीक है, विवान ने रूहानी को गोद में उठाते हुए कहा। तो रूहानी बोली, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा।
देख लेगा तो देख लेगा, विवान ने कहा और उसे अपनी गोद में उठाए केबिन से बाहर आ गया। जैसे ही ऑफिस के सभी स्टाफ ने रूहानी को इस तरह विवान की बाहों में देख तो सभी हैरान रह गए। वही आज विवान बिना किसी की परवाह किए रूहानी को अपनी कार से लेकर निकल गया। उसके बॉडीगार्ड्स भी दूसरे कार से विवान के पीछे पीछे चल दिए। विवान की कार का म्यूजिक ऑन था। ये हमने सोच रखा था। मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मारेंगे हम, ये हमने सोच रखा था। मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मारेंगे हम। तुम्हारी मस्त आँखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज़ क्या है, मांग लो तो जान देंगे हम। पलट के इश्क की गलियां से जाना है बड़ा मुश्किल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। अब बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा हमारा, बोल हमारा हमारा, बोल हमारा ओ यारा, बोल हमारा क्या होगा। खामोशियां सुनते कब तक रहेंगे हम, मौका है होठों से आज कुछ तो कहो। बड़ी मुख्तसर सी है ये जिंदगी यारा, जरा पास आ जाओ, सोचते ना रहो तुम, अपना लो या ठुकरा दो, तुम्हें हक फैसला का है, हमें क्या पूछते हो तुम, हमारे हाथ में क्या है कि हम तो कर चुके जाना तुम्हारे हर सांस में शामिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। अब बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा हमारा, बोल हमारा हमारा, बोल हमारा ओ यारा, बोल हमारा क्या होगा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, आह के पहले पहले हो गई हमसे दीदार की गलती, दोबारा कर गए हम बेइरादा प्यार की गलती, हमें जिद थी तुम्हारे इश्क में हम कत्ल हो जाए तो तुम पे मार मीठा ये दिल, आखिरी बार की गलती, कहाँ आशिक कोई हम सा, कहाँ तुम सा कोई कातिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। अब बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा हमारा, बोल हमारा हमारा, बोल हमारा हो यारा, बोल हमारा क्या होगा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। रूहानी बस एक टक विवान को ही घूर रही थी, उसकी ऐसी नजरें खुद के ऊपर पाकर विवान बोल पड़ा, वॉट, ऐसे घूर क्यों रही हो, तुमने अभी सबके सामने ऐसा क्यों किया। रूहानी के अपनी दोनों आईब्रोज आपस में जोते हुए बोला तो विवान रूहानी की हाथ कार की स्टीयरिंग पर रख कर खुद उसके हाथ पर रख दिया और कहने लगा, तुम मेरी हो सिर्फ मैरी, विवान ओबरोई की जान बसती है तुम पे, और अब ये बात हर किसी को पता चलना चाहिए। वैसे भी आजकल बहुत आशिक पैदा हो रहे हैं तुम्हारे, हम वो तो ठीक है पर अभी नहीं, और रही बात मेरे आशिक की तो जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अभी मेरा कोई आशिक नहीं है। रूहानी ने विवान के हाथ से अपने हाथ को हटाते हुए कहा। तो विवान बोल पड़ा, ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा, अब थामा है जिंदगी भर निभाऊंगा। विवान की इस बात पर रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, अगर मैं ना निभाऊं ये साथ तो पहले तुम्हारी जान लूंगा फिर खुद की, क्योंकि अब तुम्हें नहीं रहोगी तो मैं जी कर क्या करूंगा। विवान ने रूहानी के हाथ पर अपना हाथ कसते हुए कहा। ऐसे ही दोनों घर पहुंच गए। क्या चाहूं रब से तुम्हें पाने के बाद, किसका करूं इंतजार तेरे आने के बाद, क्यों मोहब्बत में जान लुटा देते हैं लोग, मैंने भी यह जाना इश्क करने के बाद। विवान का दिल रूहानी की बातों से बैठा जा रहा था कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो। विवान कार से उतरा और फिर रूहानी को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में आ गया। उसने रूहानी को बेड में लेटा दिया, फिर खुद फ्रेश होने चला गया। रूहानी मुस्कुराते हुए एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखी, फिर उसने खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, हम तुम्हें क्यों छोड़ेंगे मिस्टर विवान ओबरोई, हमारी जिंदगी तो तुमसे ही है, हमारी जिंदगी की एक एक पल बस तुम्हारे नाम है। कुछ ही देर में विवान वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आ गए। उसने रूहानी को वही ऐसे बेड में पड़े देख वो उसके पास गया, फिर उसके सर में अपना हाथ फेरते हुए बोला, तुम अभी तक फ्रेश क्यों नहीं हुई, जानती हो ना तुम ज़्यादा देर बाहर के कपड़ों में नहीं रहना चाहिए।
हम्मा बाबा जानते हैं जा रहे हैं फ्रेश होने, इतना बोल रूहानी भागती हुई वॉशरूम की ओर बढ़ गई। विवान उसे देख बस मुस्कुराए जा रहा है। आपके साथ है दिल का साहिल, आपका प्यार है दिल की मंजिल, आप रहे मेरी हर खुशी में शामिल, आप मिल जाओ तो इस दिल को और नहीं कुछ करना हासिल। रूहानी कुछ देर में बाहर आई, फिर उन दोनों ने डिनर किया और रूम में आकर रूहानी विवान की बाहों से लिपट कर सो गई। ऐसे ही अगली सुबह के साथ साथ 1 महीने बीत गए। इन 1 महीनों में आरुष ने हर वक्त तन्वी को रूहानी को परेशान किया जब वो ऑफिस जाती या कहीं और भी, और इसी वजह से वो अभी विवान की हेल हाउस में था। उसके सामने किंग के सोफे पर विवान अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए बैठा था। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने बंदूक की नोक आरुष के ऊपर तानते हुए कहा, बहुत तमाशा हो गया तुम्हारा, अब अपनी जिंदगी से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं प्लीज मुझे मारना मत, मैं चला जाऊंगा यहाँ से बहुत दूर, कभी नहीं आऊंगा मैं। आरुष ने लगभग विवान के पैरों में गिर पड़ा था। वही विवान ने फिर से सख्ती से बोला, खुशी कौन है? पूर्ण विराम। खुशी का नाम सुनते ही आरुष के पसीने छूटने लगी। वही विवान फिर से सख्ती से बोला, बोलो। खुशी मेरी गर्लफ्रेंड है, आरुष ने कहा। दरअसल विवान को खुशी और आरुष के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। वही तभी विवान के कुछ बॉडीगार्ड्स ने खुशी को पकड़ते हुए वहां लाए। खुशी की आंखें नम थी। उसने जैसे ही आरुष को देखा वो आरुष से जा लिपटी। आरुष मुझे ले चलो यहाँ से प्लीज। आरुष ने भी खुशी को पकड़ा तो विवान बोल पड़ा, अब दोनों नर्क यात्रा के लिए तैयार हो जो। इस पर खुशी विवान की पैरों में गिर गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर प्लीज नहीं सर, मैं प्रेग्नेंट हूँ सर, आरुष का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है सर। इस पर विवान हंसते हुए बोला, मुझे पता है, तुम अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो आज है अफ्रीका की तुम्हारी टिकट्स बुक है, मेरे आदमी तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे। जी सर, हम आज ही चले जाएंगे अपने बच्चे के साथ, आरुष ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तो विवान ने किलर स्माइल के साथ कहा, तुम दोनों को मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे के लिए छोड़ रहा हूँ, आज के बाद यहाँ नजर नहीं आने चाहिए तुम दोनों, वरना समझ लेना क्या होगा। इतना बोल विवान उठा और वहां से चला गया। उसने आरुष और खुशी को छोड़ दिया था। वही विवान के बॉडीगार्ड्स खुशी और आरुष को कार से एयरपोर्ट छोड़ आए। विवान ऑफिस चला गया। रूहानी भी अपने ऑफिस में थी। उसके जिंदगी से एक किस्सा सॉल्व हो चुका था और वो किस्सा था आरुष का, लेकिन अभी 1000 किस्से सॉल्व होने और बाकी थे। ऐसे ही शाम हो गई, सभी घर पर मौजूद थे। तन्वी और तरंग आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे। अभी सभी लोग रात के डिनर के लिए डिनिंग एरिया में मौजूद थे। सबने डिनर किया। डिनर करते वक्त रूहानी और विवान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वही तन्वी और तरंग की खुशी देखने लायक थी। सभी जब वहां से जाने लगे तो रूहानी ने इस बात पर गौर करते हुए तन्वी से बोला, बड़े खुश नजर आ रहे हो तुम दोनों, कोई बात है क्या? रूहानी की बात पर तरंग बोल पड़ा, बात है कुछ ऐसी है जिसे सुन आप सब भी खुशी से फूले नहीं समाओगे। ऐसा क्या? वैसे बात क्या है जीजा जी? रूहानी ने तरंग को छेड़ते हुए कहा तो सभी हंस पड़े। वही तन्वी ने रूहानी को गले से लगाते हुए कहा, आई एम प्रेग्नेंट, तुम मासी बनने वाली हो। रूहानी का खुशी का ठिकाना ना रहा ये सुनकर, लेकिन बीच में ही तरंग बोल पड़ा, नो मासी है चाची। रूहानी मुस्कुराए और बोली, कुछ भी हो, क्या तुम सच कह रही हो? हम्मा, तन्वी ने शर्माते हुए कहा। तो आराधना जी और काम्या जी दोनों आगे बढ़कर तन्वी को गले से लगा ली। रूहानी ने एक सेरावंट से कहा, पूजा की थाल ले आओ। सर्वेंट पूजा की थाल लेने चला गया। वही विवान साइड में खड़ा सबको खुश होता देख रहा था। उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी। वही आराधना जी और काम्या जी दोनों बेहद खुशी से तन्वी को बस आशीर्वादें दिए जा रही थी, जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल था।